अस्सलाम वालेकुम हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। असल में हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मालूम करने वाले हैं। विस्कोसिटी की और भी टाइप्स हैं लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं। विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए हमें पोज़ियस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये दी गई है कि ईटा इज इक्वल टू पाई पी आर एस्ट पावर 4 एंड टी ओवर 8 LV। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इस की जो प्रोनाउंसिएशन है पोआज़िए, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी इसलिए है क्योंकि ये एक फ्रेंच नेम है। तो पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है, पी यहाँ पे प्रेशर है और आर जो है वो रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का, जिसकी मदद से हम मालूम करते हैं विस्कोसिटी। टी टाइम है, एल लेंथ है उस कैपिलरी ट्यूब की और वी वॉल्यूम है जो कि गिवन टाइम में पास होगा कैपिलरी ट्यूब से। ये यहाँ पे लिख दिया सब कुछ मैंने। अब इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो हमारी कैपिलरी ट्यूब से वो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, जिसे हम लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। इसका मतलब है कि फ्लो स्लो होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी। मतलब कि जब स्लो एंड स्टेडी फ्लो होता है तो आपको तो लिक्विड वास वगैरह भी नहीं पैदा करता, लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा वास भी पैदा होती है। तो स्लो एंड स्टेडी फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन भी किया कि इन लेमिनार फ्लो द फ्लूइड flows in parallel layers with no disruption between them, and for laminar flow diameter of the tube should be very small, otherwise flow becomes turbulent। और हमारी केस में तो हम कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका डायमीटर तो बहुत ही स्मॉल होता है ऑलरेडी, तो फ्लो तो हमारा जो है वो स्ट्रीम लाइन ही होगा। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है या नहीं है, इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर भी मौजूद है। वैसे तो हमें नॉर्मल प्रैक्टिकल्स करते हुए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती रेनॉल्ड्स नंबर मालूम करने की, क्योंकि हमारे हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं और उसमें फ्लो हमारा जो है वो स्ट्रीमलाइन ही होता है। लेकिन रेनॉल्ड नंबर से भी आप मालूम कर सकते हैं कि फ़्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है या नहीं। लेकिन इसका यह है कि आप इसकी मदद से आप ये चीज़ वेरीफाई सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब ऑलरेडी आपको ईटा का पता हो। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन में ईटा है, मतलब कि ऑलरेडी आपको विस्कोसिटी पता हो, तब आप किसी लिक्विड के लिए मालूम कर सकते हैं कि आखिरकार उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या नहीं है। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो तो फ्लो हमारा लेमिनार है। अदरवाइज अनस्टेबल फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं। मोस्ट पाइपिंग सिस्टम में तो ये रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा ही होता है, तो क्योंकि उनमें फ्लो जो है टर्बुलेंट होता है। ओके, ये जो पहला पाइप है ये टैप के साथ अटैच होता है और जब हम टैप को ओपन करते हैं तो पानी इसमें आना शुरू हो जाता है। ये दूसरा पाइप जो है ये हमने वापस सिंक में डाला होता है, जो कि जो ओवरफ्लो वाटर होता है उसको निकालने के काम आता है। और ये तीसरा पाइप इस ट्यूब के साथ अटैच है जिसमें कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। और इसके एंड पे आप देखें कि ये हमने एक नाव को कनेक्ट किया है। इसकी मदद से हम इस पाइप को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं इसकी मोटाई को कि इसमें से एक वक्त में सिर्फ एक कतरा ही पानी आए। इस कैपिलरी ट्यूब के दोनों एंड्स पे ये मैनोमीटर अटैच है और यहाँ पे मैनोमीटर की इक्वेशन दी गई है, E is equal to dg delta h. Delta h is the difference in height between these two columns. Okay, so अगर आपको लिक्विड की डेंसिटी मालूम है जो कि आप इजीली इकोनोमीटर की मदद से मालूम कर सकते हैं, तो आप इस की मदद से आप प्रेशर मालूम कर लेंगे और इस तरह आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। और जो है एल ये लेंथ ऑफ दिस ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, और इसी ट्यूब का कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। और टी और बी हम मालूम करते हैं कि ये जो पानी आ रहा है हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने
30 मिलीमीटर वाटर के लिए जो है टाइम नोट करना है, तो हमारा v 30 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अकॉर्डिंगली डिफरेंट यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं, और हम नोट करेंगे कि 30 मिलीमीटर पानी आने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है। तो इस तरह हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी और हम इसकी मदद से ईटा यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक और बात कि इसमें जो ये जो टैंक है, इसमें हम इस तरह इसको एडजस्ट करते हैं, इस टैप को भी, और इस के जो यहाँ पे वाटर का लेवल है वो कांस्टेंट है, वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होता। टैप ओपन ही रहता है, ओवरफ्लो वाटर जो है यहाँ से निकलता जाता है, और एक कांस्टेंट हाइट यहाँ पे बरकरार रहती है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बरकरार रहता है मैनोमीटर में भी। अब हम जो मेजरमेंट विस्कोसिटी की करने लगे में करेंगे वो ओसवाल्ड विस्कोमीटर की मदद से करें। So Oswald viscometer helps to measure viscosity, means absolute viscosity, through measurement of relative viscosity. So हम relative viscosity की मदद से absolute viscosity मालूम करेंगे, मतलब relative के relative to our reference liquid जिसकी हमें viscosity ऑलरेडी मालूम होगी। So इसमें हम करते हैं क्या, पहले हम relative viscosity मेजर करते हैं, और फिर relative viscosity से हम absolute viscosity मालूम कर लेते हैं जो कि हम मालूम करना चाह रहे हैं। सो रिलेटिव विस्कोसिटी मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया कि द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की रेशियोज ले रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू द विस्कोसिटी ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड इज कॉल्ड रिलेटिव विस्कोसिटी। अब आप यहाँ से एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड होगा उसकी हमें विस्कोसिटी जो है मालूम होगी, रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड। हम आमतौर पे वाटर को यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इसकी इक्वेशन जो है वो हम पॉसेयस इक्वेशन से ही ड्राइव करते हैं। लेट T1 एंड T2 be the times of flow of a fixed volume of two liquids through the same capillary tube. टू लिक्विड्स, एक लिक्विड हमारा वो होगा जिसकी विस्कोसिटी हमने मालूम करनी है, और दूसरा हमारा होगा रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड। ओके, और इसमें यह है कि हम जब कैपिलरी ट्यूब में से फ्लो करवाएंगे, तो फर्ज करें कि जब हम लिक्विड, हमारा जो पहला लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी मालूम करनी है, उसको फ्लो करने में T1 टाइम लगता है, और हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड है उसको इस कैपिलरी ट्यूब से जो है वो फ्लो करने में T2 टाइम लगता है, और दोनों का फिक्स्ड वॉल्यूम फ्लो होगा इस दौरान। इस तरह जो है V दोनों का सेम है वॉल्यूम, L कैपिलरी ट्यूब की लेंथ सेम है, और R भी सेम होगा दोनों लिक्विड्स के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन, मैंने ईटा 1 कह लिया, इसको आ जाएगी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, और वह P1 हमने कहा कि प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड है उसके लिए पॉजिटिव इक्वेशन ये होगी, और रिलेटिव विस्कोसिटी क्योंकि दोनों विस्कोसिटी, दो एब्सोल्यूट विस्कोसिटीज के जो रेशियो है यहाँ पे, तो मैंने दोनों की ईटा 1 और ईटा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। जब मैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज करता हूँ, तो जो दूसरी साइड है वो इन्वर्ट हो जाएगी, और आपको पता है कि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और आर आर 4 से कैंसिल हो जाएगा, वी वी से, एल एल से, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी P1 T1 P2 T2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब ये जो P1 एंड P2 है, हमारे पास जो मैनोमीटर की इक्वेशन है जो कि हमारे प्रेशर की वैल्यू देती है डी जी डेल्टा एच, दोनों लिक्विड्स के लिए डेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, और डेल्टा एच हमने फर्ज किया है दोनों लिक्विड्स के लिए सेम यानी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो P1 और P2 है, इस ये D1 और D2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जी जी से कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा एच से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास रिलेटिव विस्कोसिटी की जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके तो विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जब रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू मालूम है और हमें स्टैंडर्ड
रेफरेंस लिक्विड की विस्कोसिटी ऑलरेडी मालूम होगी, तो हम उससे अपने गिवन लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम कर लेंगे। तो प्रोसीजर ओसवाल्ड विस्कोमीटर को इस्तेमाल करने का जो है, उसमें हम एक लिक्विड को इसमें पोर करते हैं, और क्योंकि दो हमारे पास लिक्विड्स हैं, बारी बारी हम विस्कोमीटर से उनके रीडिंग्स लेंगे। पहले लिक्विड को करेंगे, फिर दूसरे लिक्विड को इसमें डालेंगे। लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोनों लिक्विड्स को हम सेम जो है वो बल्ब यानी कि तकरीबन हाफ बल्ब तक फिल करेंगे दोनों को यहाँ से। फिर हम यहाँ से सक करेंगे और ए पॉइंट तक सक करेंगे, फिर ए टू बी जब बैक फ्लो होगा तो उसका टाइम नोट करेंगे। इस तरह हमारे पास T1 और T2 की वैल्यूज आ जाएंगी। जहाँ तक डेंसिटी की वैल्यूज हैं तो वो हम पिक्नोमीटर से मालूम कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास टाइम और डेंसिटीज की वैल्यू मौजूद है, तो हम आसानी से रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और जब हमारे पास रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू है तो हम उसे रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे लिक्विड की जो है वो viscosity मालूम हो जाएगी। Hope you understand this lesson. If this lesson was helpful to you, then subscribe this channel and like this video. Bye bye.